जय हिंद दोस्तों। आज की जो हमारी ये क्लास है, ये क्लास इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। इस क्लास के अंतर्गत जिस टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे, कंप्लीट करेंगे, उस टॉपिक का नाम है मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब मौद्रिक नीति। देखो, एक बात बहुत क्लियर समझना, किसी भी देश के अंतर्गत, किसी भी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होता है, वो होता है वहां पर करेंसी के फ्लो को मैनेज करना। मुद्रा का जो प्रवाह होता है, किस प्रकार से करेंसी फ्लो करेगी, किस प्रकार से आपकी पॉकेट में कितना पैसा आएगा, सरकार कितना पैसा लेगी, बैंक कितना पैसा लेगा, वो पैसा किधर इन्वेस्ट होना चाहिए, इन सबको एक बहुत ब्रॉड लेवल पर वहां की जो केंद्रीय बैंक होती है, जो सेंट्रल बैंक होती है, उसको मैनेज करने का प्रयास करती है। और इसी पूरे टॉपिक को हम लोग कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी या फिर मौद्रिक नीति। तो एक तरीके से बहुत सिंपल सी बात है कि किसी भी देश के अंतर्गत जो मॉनेटरी पॉलिसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो वहां की सेंट्रल बैंक की होती है। जैसे कि भारत के अंतर्गत किसके पास है? भारत के अंतर्गत ये काम है आरबीआई के पास। ठीक है, तो किसकी जिम्मेदारी है ये जिम्मेदारी है आरबीआई की। आप सोच रहे होगे सर, ये टॉपिक कहां से आपने स्टार्ट कर दिया? देखो, हम लोग जो करंट अफेयर्स की सीरीज इकोनॉमिक्स की पैरेलली कर रहे थे, उस सीरीज में जिस टॉपिक को आज मुझे कंप्लीट कराना था, उस टॉपिक को कंप्लीट कराने से पहले आप लोगों को कुछ स्टैटिक टर्म्स की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर आप देखोगे, जो टॉपिक था, टॉपिक का नाम था यहां पर मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट, मौद्रिक नीति वक्तव्य। अगर मैं चाहता तो मैं इस टॉपिक को रीड करके निकल जाता, आप लोगों को समझ में ही नहीं आता। क्यों? देखो भाई, इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत कितने सारे टेक्निकल टर्म्स का प्रयोग किया गया। जैसे कि एक है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, एमपीसी की बात कर रहा है यहां पर। आप आगे देखोगे तो यहां पर एमएसएफ की बात कर रहा है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, सीमांत स्थायी सुविधा। फिर आप देखो सीआरआर, एसएलआर, ऐसे इतने सारे टर्म्स यहां पर दिए गए हैं कि इन टर्म्स को जब तक समझोगे नहीं, तब तक ये पूरा टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने क्या किया कि आज हम लोग इकोनॉमिक्स के इस पूरे स्टैटिक टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। इस टॉपिक से प्रीवियस ईयर में बहुत सारे प्रश्न बना हुआ है। इस क्लास के बाद मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन का बैंक शेयर कर दूंगा, 20-25 क्वेश्चन उसमें होंगे लगभग, जो इस टॉपिक से रिलेटेड होंगे। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद, इस क्लास को कंप्लीट करने के बाद आप उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, मैंने आपको ये बात बहुत क्लियर समझाया कि किसी भी देश के अंतर्गत सबसे इंपॉर्टेंट होती है करेंसी। भले हम लोग भारत में गांधी जी के विचारों का अनुसरण करें या ना करें, लेकिन गांधी जी वाला जो नोट है वो हमारे पॉकेट में होना बड़ा अच्छा लगता है। बातें बहुत क्लियर सी है। तो वो किस प्रकार से मैनेज होगा, किस प्रकार से उसका फ्लो होगा, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आरबीआई की होती है, सेंट्रल बैंक की होती है। और सेंट्रल बैंक जो है, ध्यान दीजिएगा, वो मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है। आप कहोगे क्या केवल अकेले आरबीआई की यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है? नहीं, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं आपको बहुत क्लियर समझाऊं यहां पर, तो यहां पर एक कमेटी बनती है, उस कमेटी का नाम रहता है एमपीसी। एमपीसी, इसको हम लोग कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। अब ये क्या होता है भाई, ध्यान समझना। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मतलब है कि मौद्रिक नीति समिति। अगर हम बात करें तो 2016 से पहले, वर्ष 2016 से पहले भारत में एमपीसी नहीं था। तो था क्या भाई, यहां पर इसकी जगह पर एक कमेटी थी, उस कमेटी का नाम था टीएसी, मतलब टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी। इसमें बहुत सारी समस्याएं थी। ये करता क्या था टीएसी? ये टीएसी भारत में किस प्रकार से मॉनेटरी पॉलिसी बनेगी, अभी देखो मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है मैं डिसाइड करूंगा, मैं बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, पहले समझो कि कौन करता है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है। जो पहले टीएसी था, टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी, वो इन सब का काम करता था। लेकिन इसमें समस्या ये थी कि इसके जो सभी अ, विचार होते थे, वो कंप्लीटली माने नहीं होते थे जब तक कि आरबीआई का गवर्नर उस पर अपनी मुहर ना लगा दे। मतलब आरबीआई के गवर्नर के पास यहां पर इसके एक निगेटिव वीटो पावर था। मतलब आरबीआई का गवर्नर अगर चाहे तो टीएसी के फैसले को रोक सकता था। तो एक तरीके से 2016 से पहले भारत में जो मॉनेटरी पॉलिसी बनती थी, उसमें एक व्यक्ति विशेष का प्रभाव देखने को आपको मिलता था, जो कि आरबीआई का गवर्नर होता था। और आप एक बात बहुत क्लियर समझते हो कि किसी भी देश के अंतर्गत, लोकतांत्रिक देश के अंतर्गत, वहां की जो सबसे रिस्पॉन्सिबल एक संगठन होता है, वो होता है सरकार, वहां की देश की गवर्नमेंट। तो भाई देश की गवर्नमेंट कह रही है कि भाई हमारे टीएसी में कोई भूमिका ही नहीं है। इसी भूमिका को सुनिश्चित करने के लिए उर्जित पटेल समिति, ध्यान रखिए आप लोग ये पॉइंट नोट कर सकते हो। प्रश्न एग्जाम में पूछ सकता है कि किस कमेटी की सिफारिश पर, ठीक है, भारत में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का निर्माण किया गया। ठीक है, तो वो कमेटी है उर्जित पटेल कमेटी। उर्जित पटेल कमेटी ने कहा कि टीएसी के स्थान पर हम लोग को एमपीसी लेकर के आना चाहिए। एमपीसी में कितने मेंबर है भाई, ध्यान दीजिएगा आप लोग। एमपीसी में टोटल 6 सदस्य होते हैं। इसमें जो 3 सदस्य होते हैं, वो सदस्य आपके आरबीआई के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं।
इसमें आपका आरबीआई का गवर्नर इंक्लूडेड होता है, मतलब गवर्नर को लेकर के कुल 3 प्रतिनिधि यहाँ पर आरबीआई की तरफ से होते हैं। इसके बाद सरकार की तरफ से अगर आप यहां पर ध्यान दोगे तो सरकार की तरफ से भी यहां पर 3 प्रतिनिधि शामिल होते हैं, मतलब कुल 6 मेंबर है, 3 आरबीआई की तरफ से, 3 गवर्नमेंट की तरफ से। सबके पास इक्वल पावर है, सबके पास इक्वल वोट का अधिकार है, मत का अधिकार है। तो अगर किसी मुद्दे पर फैसला करना है तो आरबीआई का जो ये 3 प्रतिनिधि हैं वो और 3 गवर्नमेंट के प्रतिनिधि सब लोग वोट करेंगे, सबकी वोट की वैल्यू बराबर है। अगर डिसीजन आ गया तो अच्छी बात है, अगर यहां पर डिसीजन नहीं आया तो उस केस में क्या होगा कि आरबीआई का जो गवर्नर होता है उसके पास एक अतिरिक्त और एक फाइनल वोट का यहां पर अधिकार होता है, मतलब उसके बाद आरबीआई का गवर्नर जो डिसीजन लेगा वो डिसीजन यहां पर मान्य होता है। तो ये 6 सदस्यीय एक कमेटी होती है, उस कमेटी का नाम होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ये कमेटी क्या करती है, जितने भी मॉनेटरी पॉलिसी के संदर्भ में डिसीजन लिए जाते हैं उन डिसीजन को लेती है। जैसे कि कौन सा डिसीजन, भाई आप यहां पर देखो क्या कह रहा है, ये टॉपिक ध्यान से समझिएगा, करंट अफेयर्स का टॉपिक है। कह रहा है कि मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट जारी किया गया, किसके द्वारा, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा। तो ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ये जो टर्म आपने देखा ना, ये टर्म को हम लोग डिस्कस कर रहे थे यहाँ पर। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है, तो इसकी अध्यक्षता आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास, ये जो अभी आरबीआई के प्रेजेंट टाइम गवर्नर है वो इसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, तो बात बहुत क्लियर है कि एमपीसी के अध्यक्ष कौन होंगे, आरबीआई के गवर्नर होंगे। कुल 6 सदस्य यहाँ पर टीम बनेगी, 3 आरबीआई के रिप्रेजेंटेटिव होंगे जिसमें गवर्नर ऑलरेडी शामिल होगा, प्लस इसके अलावा 3 गवर्नमेंट के प्रतिनिधि होंगे। सबके पास इक्वल वोट का अधिकार होगा। अगर मतों में समानता की कंडीशन डेवलप होती है, मतलब 3-3 से मत बराबर हो जा रहा है किसी फैसले पर, तो उस समय जो आरबीआई का गवर्नर है उसके पास अंतिम निर्णय लेने की यहां पर शक्ति होती है। तो ये पूरा पॉइंट क्लियर हो गया। एमपीसी क्या होता है समझ गए आप लोग। अब समझो मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है। हमने पूरा तो कहानी समझ लिया, अब हम लोग कहानी का बेसिक को समझना स्टार्ट करते हैं। देखो, दरअसल क्या होता है ना कि किसी भी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो मनी का फ्लो होता है, जो करेंसी का फ्लो होता है, उसको मैनेज करने को हम लोग कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। कैसे मैनेज कर रहे हैं भाई, क्या समझिएगा। देखो, आरबीआई है हमारे अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, मतलब एक केंद्रीय बैंक है, इसके अलावा बैंक है, और इसके अलावा आम जनता है, या फिर मैं कहूं तो ग्राहक है। ठीक है, हमारे से लोग ग्राहक। तो बैंक कितना रुपया जनता को लोन देगी, ये, या फिर जनता कितना पैसा बैंक में जमा करे, ज्यादा जमा करे, कम जमा करे, इन सबको डिसाइड करने का काम मॉनेटरी पॉलिसी के फॉर्मेट में किया जाता है। समझिएगा, 2-3 बातें बहुत क्लियर समझना। जैसे कि अगर मानो कोई एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत क्या हुआ कि मुद्रा का प्रवाह बहुत ज्यादा हो गया, करेंसी का फ्लो बहुत ज्यादा हो गया मार्केट में। करेंसी का फ्लो जब ज्यादा होगा तो समस्या क्या होगी, समस्या ये होगी कि हर व्यक्ति के पॉकेट में ज्यादा करेंसी जाएगी, हर व्यक्ति की पॉकेट में ज्यादा पैसे आएंगे। और जब ज्यादा पैसे हमारे पास आते हैं तो हम क्या करते हैं, हम डिमांड क्रिएट करते हैं। हम क्या करते हैं मेरे भाई, हम डिमांड क्रिएट करते हैं। मैं समझाता हूँ, देखो कैसे। जैसे मानो हमारे पास करेंसी का फ्लो अर्थव्यवस्था में ज्यादा हो गया, जब करेंसी का फ्लो ज्यादा होगा तो हमारे पास पैसे ज्यादा आ गए। जब पैसे ज्यादा आएंगे तो हम क्या करेंगे, हम डिमांड क्रिएट करेंगे। भाई मेरे पास मानो 1 लाख रुपया आ गया, मैं क्या सोचूंगा, मैं सोचूंगा भाई कि चलो कोई एक बहुत अच्छा सा अपने लिए लग्जरी आइटम खरीद लेते हैं। तो मैंने डिमांड क्रिएट कर दिया। ठीक है, जब डिमांड क्रिएट करेंगे तो क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। जब किसी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत मांग ज्यादा होती है तभी तो मुद्रास्फीति बढ़ती है। जैसे कि मैं आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं। मानो किसी बारिश के समय पर, ठीक है, किसी सब्जी की सप्लाई, किसी जो वेजिटेबल है उसकी सप्लाई मार्केट में नहीं हो पाई। ठीक है, उस समय क्या हो रहा है, सप्लाई कम है लेकिन डिमांड तो उतनी ही है। जब डिमांड उतना ही रहता है तो क्या होता है, इसका प्राइस बढ़ जाता है। इसको हम लोग इन्फ्लेशन कहते हैं। थोड़ा सा और समझने का प्रयास करना। अभी फेस्टिवल सीजन आ रहा है, फेस्टिवल सीजन में क्या होगा, मिठाइयों की डिमांड बढ़ जाएगी। जैसे ही मिठाइयों की डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, मार्केट से जो मिल्क है, जो दूध है, उसकी डिमांड बढ़ गई, लेकिन सप्लाई तो उतना ही। ऐसा थोड़ी कि फेस्टिवल सीजन में गाय ज्यादा दूध देने लगेगी, पहले 2 किलो दे रही थी अब 4 किलो दूध देने लगेगी, ऐसा तो नहीं होता है। गाय तो उतनी ही क्वांटिटी में दूध दे रही है, लेकिन डिमांड बढ़ गई। जब डिमांड बढ़ती है तो क्या होता है, इन्फ्लेशन क्रिएट होता है, मुद्रास्फीति क्रिएट होती है। बहुत सिंपल, बहुत लेमेन टर्म में मैं आपको समझा रहा हूं, इससे आम भाषा में इकोनॉमिक्स आप कभी समझ नहीं सकते। तो समझने का प्रयास करना। मुद्रास्फीति इस प्रकार से बढ़ रही है, उसका कारण क्या है कि मार्केट में करेंसी का फ्लो ज्यादा हो रहा है। अब भाई आरबीआई को काम है, आरबीआई का काम है क्या, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। तो आरबीआई क्या करेगी, करेंसी के फ्लो को कम करने का प्रयास करेगी।
और इसके लिए वो मॉनेटरी पॉलिसी का बनाती है। बात समझ में आया? दूसरा पॉइंट समझो भाई, अगर किसी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत तरलता मतलब लिक्विडिटी, लिक्विडिटी से मतलब होता है करेंसी का फ्लो, ध्यान समझिएगा, मैं टर्म्स टेक्निकल टर्म्स को बहुत सिंपल भाषा में समझा रहा हूं। तरलता मतलब लिक्विडिटी, लिक्विडिटी का मतलब होता है करेंसी का फ्लो, कितने आसानी से करेंसी आपके पॉकेट से दूसरे पॉकेट में जा सकता है, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था में अगर तरलता में कमी आ रही है, करेंसी के फ्लो में कमी आ रही है, तो उस समय क्या किया जाता है, ध्यान समझिएगा हम लोग, जब जब आपके पास पैसा ही नहीं है तो आपके मार्केट में कुछ सामान खरीदने जाओगे, नहीं खरीदने जाओगे। आपके पास अगर 100 ही रुपया है और आपको महीने का भी 10 दिन चलाना है तो आप बहुत सोच समझ करके 5 रुपए की चाय भी पीने जाओगे, ठीक है ना, बात बहुत क्लियर है। तो जब तरलता में कमी होती है मतलब मनी के फ्लो में कमी हो रही है, उस समय जो डिमांड होती है किसी भी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत वो कम हो जाती है। डिमांड से मतलब है मांग, ठीक है। जब मांग कम होगी तो क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ पर इसका निगेटिव असर पड़ता है, ठीक है, आर्थिक समृद्धि पर निगेटिव असर पड़ता है। मतलब जब जब करेंसी फ्लो ज्यादा हो रहा है तब भी समस्या है, जब करेंसी फ्लो कम हो रहा है तब भी समस्या है, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक समृद्धि ही नहीं हो रही, मार्केट में कुछ पैसा आ ही नहीं रहा है। तो इन दोनों सिचुएशन से निपटने के लिए सेंट्रल बैंक वहां की मॉनेटरी पॉलिसी का निर्माण करती है। ये सिंपल सा टॉपिक था। अब समझ में आया कि मॉनेटरी पॉलिसी क्यों बनाई जाती है, क्या होती है मॉनेटरी पॉलिसी। अब कुछ बातें और समझने का प्रयास करना। देखो, जब भी हम मॉनेटरी पॉलिसी का निर्माण करेंगे हमारे 3 बेसिक गोल होंगे। एक गोल क्या होगा, हम इन्फ्लेशन को नियंत्रित करें। कैसे नियंत्रित करेंगे, मार्केट में करेंसी का फ्लो कितना हो रहा है उसको नियंत्रित करके हम इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। हम इकोनॉमिक ग्रोथ को भी प्रबंधित करेंगे। ऐसा नहीं भाई कि मार्केट में से करेंसी एकदम से गायब हो गया, लोगों के पास पैसा ही नहीं खर्चा करने के लिए। जब लोगों के पास पैसा नहीं होगा खर्चा करने के लिए तो क्या होगा, लोग पैसा कम खर्चा करेंगे। जब कम खर्चा करेंगे तो मार्केट में डिमांड कम क्रिएट होगी, लोगों के पास जॉब कम होगी, सामान का प्रोडक्शन कम हो रहा होगा, रोजगार हटने स्टार्ट हो जाएंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये बात क्लियर हो रही है ना। इसीलिए कहा था ना कि देखो हमारे यहाँ पर क्या है, हमारे यहाँ पर फेस्टिवल्स, हमारे यहाँ पर शादी विवाह का जो समारोह होता है वो सब इकोनॉमिक को बहुत तेजी से बूस्ट करते हैं। कारण क्या है, जब मानो दीपावली बन रहा है, अब दीपावली में इतनी सारी डिमांड क्रिएट होती है मार्केट में कि इकोनॉमिक ग्रोथ करना स्टार्ट कर जाती है। शादी ब्याह के सीजन में आप देखो इतना तेजी से इकोनॉमिक ग्रोथ स्टार्ट होती है कि मतलब पूछना ही नहीं है भाई। समाज के हर सेक्टर के लोगों को उसमें जॉब मिल जाता है, चाहे वो नाऊ हो वहां का गांव का, चाहे पंडित हो, चाहे वहां का कोई भी मतलब व्यक्ति अन्य व्यक्ति हो, हर सेक्टर के लोगों को जॉब मिलता है। तो मौद्रिक नीति का मतलब यह है कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ को भी प्रबंधित करें, हम इन्फ्लेशन को भी नियंत्रित करें, और इसके साथ साथ जो डोमेस्टिक करेंसी है, जैसे मानो भारतीय रुपया है, भारतीय रुपया का अन्य फॉरेन करेंसी के संदर्भ में जो एक्सचेंज रेट है कि $1 कितने रुपए के बराबर होगा, 1 पाउंड कितने रुपए के बराबर होगा, इसको भी नियंत्रित करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत ही होती है। पूरी बातें क्लियर हुई। बहुत बेसिक ये टॉपिक का इंट्रोडक्शन था आप लोगों के लिए। अब असली टॉपिक तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो भाई, मौद्रिक नीति को बनाने के लिए आरबीआई के पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उपकरण होते हैं। उपकरण का मतलब ये नहीं कि मशीन होती है, कुछ सिस्टम्स होते हैं जिन सिस्टम्स का प्रयोग करके आरबीआई, या फिर मैं कहूँ तो सिंपल तौर पर समझना, आरबीआई से मेरा मतलब है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बात कर, ठीक है, एमपीसी की बात कर। तो मौद्रिक नीति के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उन इंस्ट्रूमेंट्स को हम लोग 2 प्रकार से डिवाइड करते हैं। एक हम लोग कहते हैं पारंपरिक इंस्ट्रूमेंट्स, पारंपरिक मतलब ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स, ट्रेडिशनल मतलब जिनका सामान्य तौर पर प्रयोग हम लोग करते रहते हैं, ठीक है। एक होता है गैर पारंपरिक इंस्ट्रूमेंट या फिर नॉन ट्रेडिशनल उपकरण। भाई आप ये बताओ, आप नॉन ट्रेडिशनल चीजों का प्रयोग कब करते हो, जब ट्रेडिशनल अप्रोच फेल हो जाती है। भाई अगर मौद्रिक नीति का जो पारंपरिक उपकरण है, जो ट्रेडिशनल मेथड है, उससे अगर मॉनेटरी पॉलिसी सही प्रकार से बन रही, सही प्रकार से चल रही है तो समस्या ही नहीं है, हम नॉन ट्रेडिशनल वे का प्रयोग करेंगे ही नहीं। लेकिन अगर ट्रेडिशनल वे से हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा है, परिणाम नहीं आ रहा है, तो हम नॉन ट्रेडिशनल मेथड की तरफ शिफ्ट होते हैं। नॉन ट्रेडिशनल मेथड को मैं बहुत सिंपल तौर पर समझाऊंगा अगर आप लोगों को, तो कुछ एग्जाम्पल आप लोग चाहो तो नोट कर सकते हो। जैसे कि कुछ असामान्य कंडीशंस में सरकार कुछ फैसला लेती है, सरकार या फिर आरबीआई कुछ फैसला लेती है। जैसे कि रिसेंट का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो विमुद्रीकरण, डिमोनेटाइजेशन। डिमोनेटाइजेशन क्या था, ये मार्केट में से जो करेंसी, जो एक्सेसिव करेंसी थी, उसको सोखने के लिए, उसको गायब करने के लिए सरकार ने विमुद्रीकरण लेकर के आया था, डिमोनेटाइजेशन लेकर के आया था। इसी प्रकार से कुछ और पॉलिसी यहाँ पर होती है, जैसे कि आप देखो हेलीकॉप्टर मनी कहते हैं हम लोग इसको, ठीक है, फिर हेलीकॉप्टर ड्रॉप कहते हैं, हेलीकॉप्टर
ड्रॉप या फिर हेलीकॉप्टर मनी कहते हैं। ये क्या होता है भाई? जैसे मानो सरकार चाह रही है कि मार्केट में बहुत बड़ी मात्रा में करेंसी जाए, लेकिन जो बैंक्स हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आरबीआई की पॉलिसी को लोगों तक पहुंचाना, वो आरबीआई की बात समझ ही नहीं रही है, सुन ही नहीं रही है। उस कंडीशन में आरबीआई या फिर सरकार डायरेक्टली इसमें इंटरफेयर करती है और हेलीकॉप्टर ड्रॉप या हेलीकॉप्टर मनी का प्रयोग करती है। इसके अंतर्गत बहुत सारे काम किए, जैसे कि आप देखो तो हम लोग ये कर सकते हैं कि भाई बहुत बड़ी मात्रा में करेंसी को, नए करेंसी नोट को प्रिंट कर सकते हैं। अगर हम नए करेंसी नोट को प्रिंट करेंगे तो भी मार्केट में बहुत बहुत तेजी से क्या होगा, करेंसी का फ्लो बनेगा। या फिर हम लोग ये कर सकते हैं कि सरकार जो है, ठीक है, बहुत बड़ी मात्रा में, ठीक है, लोगों तक पैसा पहुंचाने के लिए सीधे नोट उपलब्ध कराए, ठीक है। या फिर ऐसी समस्याओं को दूर करने के लिए, जैसे मानो आरबीआई ये चाह रही है कि हम मार्केट से मनी को सोख लें, गायब कर दें, लेकिन बैंक उस नीति को फॉलो नहीं कर पा रही है। तो यहाँ पर हम लोग कुछ पॉलिसी को फॉलो करते हैं, जैसे कि था हेलीकॉप्टर, ठीक है। एक तो ड्रॉप था, एक आपका होता है हेलीकॉप्टर हुबर। हुबर क्या होता है भाई? हुबर का मतलब होता है सोखना, मतलब मार्केट से पैसे को बहुत तेजी से सोख रहे हैं। ये सब गैर पारंपरिक उपाय है, नॉन ट्रेडिशनल मेथड से। नॉन ट्रेडिशनल मेथड का प्रयोग केवल तब किया जाएगा जब पारंपरिक मेथड का प्रयोग अपने में सफल नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि पारंपरिक या फिर ट्रेडिशनल मेथड्स क्या होता है। जैसे कि अगर आप यहां पर समझोगे तो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी बनाने के लिए दो प्रकार के मेथड का प्रयोग करती है। एक जिसको हम लोग कहते हैं क्वांटिटेटिव, ध्यान समझिएगा, इसको हम लोग कहते हैं क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव से मेरा मतलब क्या है कि मात्रात्मक। दूसरा होता है क्वालिटेटिव, मतलब गुणात्मक, ठीक है। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, ये दो प्रकार के अप्रोच आरबीआई फॉलो करती है, ठीक है। बातें बहुत क्लियर है। अब इसमें भी क्या है भाई कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम मात्रात्मक उपकरण का प्रयोग करते हैं, हम क्वांटिटिव मेजरमेंट का प्रयोग करते हैं। जब ये पूरा नहीं हो पाता, ये अपने उद्देश्यों को प्राप्ति नहीं कर पाता है, तब या फिर कभी कभी दोनों साथ में हम लोग क्वालिटेटिव मेथड का भी प्रयोग पैरेलली कर देते हैं, ठीक है। तो मात्रात्मक और गुणात्मक, ये दोनों पारंपरिक मेथड के कुछ प्रकार हैं। अब क्वांटिटेटिव मेजरमेंट के अंतर्गत, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के अंतर्गत 7 प्रकार के इंस्ट्रूमेंट यहां पर दिए जाते हैं। अब ये सातों के नाम समझना। एक जिसको हम लोग कहते हैं क्या, CRR, कैश रिजर्व रेशियो, मतलब नगद आरक्षी अनुपात। पहली बात बहुत क्लियर समझना, मैं हिंदी मीडियम के सभी एस्पिरेंट्स को बहुत क्लियर बोलूंगा, आप लोग इंग्लिश के टर्म्स याद करना। इंग्लिश के टर्म्स याद करना जरूरी इसलिए है कि कई बार आयोग जब प्रश्न पूछे तो प्रश्न ऐसे पूछ देगी, देखो कैश रिजर्व, ठीक है, रेशियो क्या है। आप कहोगे सर हमने नगद आरक्षी अनुपात पढ़ा हुआ था, कैश रिजर्वेशन जानते ही नहीं क्या, ठीक है। इसलिए कह रहा हूं कि कैश रिजर्व रेशियो, इस इंग्लिश टर्म को याद करिएगा आप लोग, ठीक है। एक होता है सीआरआर, दूसरा होता है एसएलआर, मतलब स्टेचुरी रिजर्व रेशियो, फिर होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुली बाजार की प्रक्रियाएं, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, और एमएसएफ मतलब मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, मतलब सीमांत स्थायी सुविधा। ये सब सातों क्या होता है हम डिटेल में समझेंगे, पहले आप इनके नाम समझने का प्रयास करो। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं चीजों को समझना, ठीक है। देखो चीजों को समझाने से पहले मैं एक बात आप लोगों से और बोलूंगा कि अगर हम जो देश की पॉलिसी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी, उसको हम दो पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान समझिएगा। मॉनेटरी पॉलिसी को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एक जिसको हम लोग कहते हैं विस्तारवादी मौद्रिक नीति। विस्तारवादी नाम से बहुत क्लियर है, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी की मैं बात कर रहा हूं, विस्तारवादी नीति की बात कर रहा हूं। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, धन की जो आपूर्ति है, ठीक है, उसको बढ़ाया जाता है, ठीक है। किसी भी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जब सरकार या फिर वहां के जो सेंट्रल बैंक है इस बात पर काम कर रही है कि हम वहां पर धन की आपूर्ति को बढ़ाएं, तो उस पॉलिसी को हम लोग कहते हैं कि सरकार विस्तारवादी मौद्रिक नीति पर काम कर रही है, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी पर काम कर रही है। इसी विस्तारवादी नीति को हम लोग कुछ अन्य नामों से जानते हैं, जैसे कि अगर आप ध्यान दोगे, इसको हम लोग कहते हैं चीप मनी पॉलिसी, मतलब सस्ती ऋण नीति, ठीक है। चीप मनी पॉलिसी मतलब सस्ती ऋण नीति कहा जाता है। इसी को हम लोग मॉनेटरी ईजिंग भी कहते हैं, ठीक है, मॉनेटरी ईजिंग भी कहते हैं। ये टर्म मैं केवल आप लोगों को कहानी नहीं सुना रहा हूं, प्रीवियस ईयर में ये प्रश्न पूछा गया है कि मॉनेटरी ईजिंग से मतलब क्या होता है। प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछा गया कि सस्ती ऋण नीति के अंतर्गत सरकार धन की आपूर्ति बढ़ाती है, धन की आपूर्ति कम करती है। तो टर्म से ध्यान से समझिएगा, ध्यान से याद करने का प्रयास करो पहले, ठीक है। एटलीस्ट एक बार नोट करते चलो, चीजों को रिवाइज करोगे तो याद अपने आप हो जाएगा, ठीक है, ध्यान समझना भाई। तो मॉनेटरी पॉलिसी जो होता है आप लोगों का, ठीक है,
वो विस्तारवादी अगर है तो उसमें धन की आपूर्ति बढ़ाई जाएगी एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत। इसी को हम लोग चीप मनी पॉलिसी मतलब सस्ती ऋण नीति या फिर मॉनेटरी ईजिंग के नाम से भी जानते हैं। अब दूसरा देखो भाई, दूसरा आप लोगों को तो इसको हम लोग कहते हैं संकुचनकारी, ठीक है, संकुचनकारी मौद्रिक नीति या फिर कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी कहा जाता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी के अंतर्गत क्या होता है कि सरकार धन की जो आपूर्ति है उसको कम करने का प्रयास करती है, ठीक है, और जब धन की आपूर्ति को कम करने का प्रयास करेगी तो उसको हम लोग कहते हैं कि डियर मनी पॉलिसी, ठीक है, नोट कर लेना आप लोग, डियर मनी पॉलिसी मतलब महंगी ऋण की नीति, ठीक है, कहा जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं हॉकिस पॉलिसी भी कहा जाता है। हॉकिस मतलब जो चील होता है ना, चील की तरह जो नजर होती है हॉक की तरह, ठीक है, तो हॉकिस पॉलिसी भी कहा जाता है कि सरकार एकदम आंख गड़ा करके बैठी हुई है कि कहां से पैसे को सोखना है, ठीक है, पैसे को कहां से गायब करना, संकुचन करना है हमको पूरी अर्थव्यवस्था को। तो दो प्रकार की मॉनेटरी पॉलिसी होती है। अब अगर मार्केट में धन की आपूर्ति ज्यादा हो रही है तो हम विस्तारवादी नीति को फॉलो करेंगे, अगर मार्केट में आपूर्ति कम हो रही है मनी की, करेंसी की, तो हम सॉरी, अगर मार्केट में धन की आपूर्ति ज्यादा हो रही है, ध्यान समझिएगा, अगर मार्केट में करेंसी का फ्लो ज्यादा है तो हमको करेंसी को सोखना है, और करेंसी को सोखने के लिए कौन सी पॉलिसी फॉलो की जाएगी, संकुचनकारी या फिर कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो की जाती है, ठीक है। अगर मार्केट में धन की आपूर्ति बेहद कम है और सरकार चाहती है कि धन की आपूर्ति बढ़े तो उसके लिए हम लोग विस्तारवादी या फिर एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को फॉलो करते हैं। सब बात है, क्लियर हुआ? अभी तक के सारे टॉपिक समझ में आ रहे हैं? आई होप कि समझ में आ रहा हो कि बहुत एफर्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा तो एक बार वीडियो को पॉज करके कमेंट में बता भी देना कि क्लास समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है। क्लास को लाइक कर दीजिए, क्लास में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिए, ठीक है, क्या पता कृपा वहीं पर अटकी हो। भाई मैं तो प्रयास कर लिया, अब हो सकता है कृपा आप लोगों की वहीं पर अटकी हो तो फिर अलग समस्या है, ठीक है। तो एटलीस्ट उस प्रोसेस को कंप्लीट कर लीजिए। अब देखो भाई, हमने इतने समझ लिया। अब इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मतलब CRR, SLR, MSF इनको समझने से पहले एक टर्म को यहाँ पर और समझने का प्रयास करते हैं। टर्म है, उस टर्म का नाम बहुत क्लियर है, उसको हम लोग कहते हैं नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी। प्रीवियस ईयर में इस टॉपिक से भी प्रश्न बनकर के आया हुआ है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी, NDTL, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, निवल मांग एवं सावधि देयता, ठीक है। देखो ध्यान समझिएगा, देखो बैंकों के पास, जैसे मान लो ये बैंक है आपका, ठीक है, बैंक का नाम है HDFC, ठीक है, बैंक है, यहाँ पर एक कस्टमर है, ठीक है, आई होप ये कस्टमर आपको अच्छा लग रहा होगा, दिख रहा होगा, ठीक है। ये कस्टमर के पास क्या था, कस्टमर के पास 1000 रुपया अतिरिक्त आ गया था, उसने कहा यार मुझे 1000 रुपया सेव करना है, अब मैं क्या करूंगा, ठीक है, चलो ऐसा नहीं, 1000 रुपया नहीं, मानो इसके पास टोटल जो इसकी सैलरी थी वो 5000 रुपये थी, 5000 रुपये इसकी सैलरी थी, ठीक है। मैं आपको बहुत क्लियर समझा रहा हूँ तो ताकि ये NDTL का टॉपिक आपको समझ में आ जाए। 5000 रुपये की चूंकि इनकम है और इसमें से इसका जो खर्चा है पूरे महीने भर का वो लगभग 4000 रुपये का है, ठीक है, 4000 रुपये इसका पूरा खर्चा है, लेकिन ये खर्चा एक बार में नहीं है, आराम आराम से करके धीरे धीरे करके खर्चा होगा। 1000 रुपये इसको नेट सेव करना है। अब इसने किया क्या समझिएगा, ये इसने पूरा 5000 रुपये जो उसकी सैलरी आई वो कहां पर आया, HDFC के उसके अकाउंट में आया, ठीक है। बैंकों के पास जितना भी पैसा जमा होता है उस पैसे को हम लोग बैंक की देयता कहते हैं, मतलब बैंक की लाइबिलिटी कहते हैं, ध्यान समझिएगा। बैंक के पास जितना भी पैसा टोटल जमा है उस पूरे पैसे को, मैं राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ है बता समझना, उस पूरे पैसे को हम लोग बैंक की देयता, बैंक की लाइबिलिटी कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई, क्योंकि केवल जमाकर्ता ने उस पैसे को वहां पर रखा है, जरूरत पड़ने पर वो पैसा बैंक से वापस भी लेगा। अगर हमारे पास ये सुरक्षा ना हो कि हम बैंक से पैसा वापस ले सके तो कोई बैंक के पैसा जमा ही नहीं करने जाएगा। आप बैंक में पैसा इसलिए जमा करते हो क्योंकि पहली बात तो वो वहां पर सुरक्षित है, दूसरी बात आपको समय पड़ने पर पैसा तुरंत मिल भी जा रहा है। तो बैंकों के पास जितना भी पैसा जमा रहता है उन सभी पैसे को हम लोग बैंक की देयता या बैंक की लाइबिलिटी कहते हैं। अब भाई बैंक इसी पैसे में से कुछ इनकम भी करना चाहती है तो क्या करती है, इसी का कुछ परसेंटेज, क्योंकि ये बात बहुत क्लियर है भाई, अगर 50 लोगों ने बैंक में पैसा जमा किया तो सब लोग एक साथ बैंक से पैसा नहीं निकालेंगे, कुछ लोग पैसा वहां पर रखे रहते हैं लंबे समय के लिए, ठीक है। तो बैंक उसी लाइबिलिटी के अंतर्गत से कुछ पैसे को क्या करती है, ऋण के तौर पर आम उपभोक्ता को जिसको आवश्यकता है उसको उपलब्ध कराती है। तो बैंक जो ऋण देती है लोगों को उसको हम लोग बैंक की एसेट कहते हैं, क्योंकि ये पैसा बैंक के पास वापस आएगा, ठीक है, बात क्लियर हो रही है।
तो जो बैंक की देयता है, बैंक को जो पैसा वापस करना है उसको हम लायबिलिटी कह रहे हैं। तो बैंक के पास जितना भी टोटल जमा राशि है वो देयता कहलाती है, लायबिलिटी कहलाती है। ठीक है, अब ये लायबिलिटी कितने प्रकार के होते हैं समझने का प्रयास करिएगा आप लोग। ठीक है, जैसे देखो ये जो पहला व्यक्ति था, जो आपका ये छोटा सा सुंदर सा व्यक्ति था, इस सुंदर से व्यक्ति ने टोटल 5,000 रुपए आपके उस बैंक में रखे थे। ठीक है, उसने ये कहा कि यार हम क्या करते हैं ना, हम 4,000 रुपए को अपने सेविंग अकाउंट में रखेंगे। ठीक है, सेविंग अकाउंट में रखेंगे। क्यों रखेंगे भाई? क्योंकि यहाँ से पैसा निकाल पाना तुरंत बहुत ही ईजी है। जनरली हम लोग सेविंग अकाउंट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ से पैसा डायरेक्टली निकल जाता है। तो इस पैसे को हम लोग क्या कहते हैं पता है? बैंक में हम लोग कहते हैं मांग देयता, मतलब डिमांड लाइबिलिटी। अभी डिमांड लाइबिलिटी क्या है भाई? कि जब भी आवश्यकता पड़ेगा तो जमाकर्ता इस पैसे को तुरंत निकाल सकता है। इसको हम लोग कहते हैं डिमांड लाइबिलिटी। तो बैंक की लाइबिलिटी का वह हिस्सा जो सेविंग अकाउंट है या फिर, ध्यान समझिएगा, या फिर करंट अकाउंट के तौर पर हो। करंट अकाउंट क्या होता है? जैसे मानो कोई बिजनेस ओनर है, ठीक है, जैसे मानो हम पीछे अभ्यास है, हमारे पास कुछ कुछ पैसे आ रहे हैं, हम वो पैसे बिजनेस के तौर पर प्रयोग कर रहे हैं। अगर हमारे पास पैसे आ रहे हैं तो आज ही पैसे हम लोग खर्चे भी करने हैं, तो उस अकाउंट को हम लोग करंट अकाउंट कहते हैं। ठीक है, करंट अकाउंट में इंटरेस्ट नहीं के बराबर मिलता है। ठीक है, लगभग नहीं मिलता है। ठीक है, तो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट के जो पैसे होते हैं, बैंक के पास जितना भी पैसा करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट में जमा होगा उसको हम लोग बैंक की डिमांड लाइबिलिटी कहेंगे, मांग देयता कहेंगे। बैंक की दूसरी लाइबिलिटी कौन सी होती है? उसको हम लोग कहते हैं सावधि देयता। सावधि देयता। ठीक है, सावधि देयता मतलब टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट आपने दो टर्म सुना होगा, एक सुना होगा आपने एफडी मतलब फिक्स डिपॉजिट, दूसरा आपने सुना होगा आरडी, रमनदीप नहीं, रिकरिंग डिपॉजिट। ठीक है, एफडी और आरडी क्या होता है? देखो एफडी क्या होता है, जैसे मानो इस व्यक्ति के पास जो 1,000 रुपए श्योर था, इस व्यक्ति के पास, यार ये पैसा तो हमको सेव करना है, तो ये क्या कहेगा, इसको हम फिक्स डिपॉजिट के तौर पे रख देंगे क्योंकि हमको इसको अभी निकालना ही नहीं है, हमको इसको 5 साल बाद ही यूज करना है। आप ठीक है, उसको श्योर है कि जब 5 साल बाद मुझे शादी करनी होगी तब मैं इस 1,000 रुपए को निकालूंगा। तो 1,000 रुपए जो इसने जमा किया 5 साल की अवधि के लिए, उसको हम लोग कहते हैं फिक्स डिपॉजिट। अगर इसी व्यक्ति ने ये डिसाइड किया कि हम हर महीने 100 रुपया क्या करेंगे, जमा करेंगे और इस पूरे पैसे को इकट्ठा करके 5 साल के बाद निकालेंगे। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति लगातार पैसे इकट्ठा जमा कर रहा है, हर महीने कुछ पैसे जमा कर रहा है और एक निश्चित समय के बाद, निश्चित समय बहुत इंपॉर्टेंट है, एक फिक्स टाइम के बाद उस पैसे को निकाल रहा है, तो उसको हम कहते हैं रिकरिंग डिपॉजिट। तो एफडी और आरडी में डिफरेंस क्या होता है समझ गए आप लोग? आप लोग भी जब अपने फाइनेंशियल एसेट को मैनेज करोगे ना, तो एफडी, आरडी, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, इन टर्म्स को समझना पड़ेगा। तो अभी के लिए समझो कि दो प्रकार की लाइबिलिटी होती है बैंक की, एक होती है उसको हम लोग कहते हैं डिमांड लाइबिलिटी, दूसरी होती है आप लोगों की टाइम लाइबिलिटी। ठीक है, तो डिमांड लाइबिलिटी और टाइम लाइबिलिटी के दोनों के समेशन को हम लोग एनडीटीएल कहते हैं, नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी कहते हैं। ठीक है, नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी कहते हैं। बात क्लियर हुआ? ये मैंने क्यों समझाया? ये मैंने इसलिए समझाया कि जब भी हम लोग जैसे आगे जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स की बात करेंगे तो उसका जो परसेंटेज डिसाइड होता है ना, वो एनडीटीएल के टर्म में डिसाइड होता है कि नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी का 4%, नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी का 4.5% या फिर 10%, इतना आपको जमा कर रहा है। ठीक है, बात क्लियर हुआ? अब देखो भाई, अब हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमने देखा था कि जो मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक ट्रेडिशनल, एक नॉन ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल में हमने देखा कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दो प्रकार यहां पर भी आता है। क्वांटिटेटिव में हमने 7 प्रकार पढ़े थे, उसका जो पहला प्रकार था उसका नाम था कैश रिजर्व रेशियो या फिर नगद आरक्षी अनुपात। अब ये क्या होता है भाई? तो बैंक का जो एनडीटीएल होता है, मतलब नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी जो होती है, जो कुल देयता होती है बैंक की, उसका वह हिस्सा जो बैंक को अनिवार्य रूप से नकद के रूप में, ध्यान रखना, बैंक जो होती है, बैंक को अनिवार्य रूप से कैश के फॉर्मेट में, नगद के रूप में आरबीआई के पास इस पैसे को जमा करना पड़ता है, उसको हम लोग कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षी अनुपात। बात क्लियर हो रहा है? वर्तमान में जो दर है, ये दर कितनी है? 4.5% की है। जब भी आप लोग मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू स्टेटमेंट देख रहे थे उसी के अंतर्गत ये पॉइंट दिया गया था। ठीक है, कि सीआरआर प्रेजेंट टाइम में कितनी है? 4.5% रखने का फैसला किया गया एमपीसी के द्वारा। अब ये है क्या, हम क्यों ये पैसा अलग करके आरबीआई के पास रख रहे हैं? देखो दो तीन बातें भाई। जो आरबीआई है उसका मॉनेटरी पॉलिसी के फॉर्मेट में उद्देश्य ये है कि हम मार्केट में मनी के फ्लो को कंट्रोल करें, नियंत्रित करें। तो आरबीआई ये चाहता है
कि बैंक अपने टोटल इनकम का, टोटल लाइबिलिटी का, जितना उसके पास पैसे इकट्ठा हो रहे हैं उसका 4.5% कैश के रूप में आरबीआई के पास रख दे। इस पैसे का प्रयोग आरबीआई नहीं करेगा, पहली बात। दूसरी बात, आरबीआई इस पैसे पर बैंक को किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं देगा, किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट पे नहीं करेगा। मतलब ये वो पैसा है जो बैंकिंग सिस्टम से गायब कर दिया आरबीआई ने। कारण क्या? कि अगर ये पैसा 4.5% जो टोटल लाइबिलिटी थी बैंक का, अगर वो पैसा बैंक के पास होता तो बैंक इसका प्रयोग क्या करता? लोगों को ऋण देने में करता, लोगों को लोन देने में करता। तो आरबीआई अगर ये चाहता है कि बैंक लोगों तक कम पैसा को पहुंचाए, उस संदर्भ में सीआरआर की मात्रा को बढ़ा दिया जाता है। भाई अगर मानो आरबीआई चाह रहा है कि नहीं यार मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा हो गया है, ठीक है, मार्केट में क्या हो गया है, मार्केट में धन का प्रवाह बहुत ज्यादा हो गया है, ठीक है, धन का जो फ्लो है, जो करेंसी का फ्लो है वो ज्यादा हो गया, उसको नियंत्रित करना है। तो इसको नियंत्रित करने के लिए आरबीआई क्या करेगा? सीआरआर की मात्रा को बढ़ा देगा। जब कैश रिजर्व रेशियो की मात्रा बढ़ जाएगी तो बैंक को ज्यादा पैसा आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। अब बैंक उस पैसे को लोन के तौर पर लोगों तक नहीं पहुंचा सकता, ये समस्या। ठीक है, तो एक प्रकार से ये पैसा क्या हो गया? अर्थव्यवस्था से गायब हो गया। आरबीआई ने इस पैसे को सोख लिया, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो जब आरबीआई को अतिरिक्त लिक्विडिटी, अतिरिक्त तरलता को मार्केट से सोखना होगा तो सीआरआर की मात्रा को बढ़ा दिया जाएगा। अगर आरबीआई ये चाह रहा कि नहीं भाई मार्केट में मनी का फ्लो ज्यादा हो, तो आरबीआई क्या करेगा? सीआरआर की मात्रा को कम कर देगा। तो देखो 2-3 प्रकार के प्रश्न यहां पर बनते हैं। प्रश्न बनेगा कि हाल ही में मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ने सीआरआर की मात्रा को, कैश रिजर्व रेशियो की मात्रा को बढ़ा दिया है, इसका अर्थव्यवस्था पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? 4 विकल्प दे देगा। पहला विकल्प देगा कि इसके माध्यम से अर्थव्यवस्था में धन का प्रवाह बढ़ेगा। दूसरा देगा इसके माध्यम से अर्थव्यवस्था में धन का प्रवाह कम होगा। तीसरा प्रभाव पड़ेगा कि इसके माध्यम से बैंकों को ब्याज की प्राप्ति कम होगी। ठीक है, या फिर ऐसा कुछ 4 विकल्प बनाकर के यहाँ पर आप लोगों को दे सकता है। हम लोग समझ गए ना? पूरी बात क्लियर क्लियर क्या है कि कैश रिजर्व रेशियो बैंकों के पास जमा राशि का एक वो हिस्सा होता है जो कि कैश के फॉर्मेट में, नगद के फॉर्मेट में बैंक को आरबीआई के पास रखना पड़ता है। इस पैसे का प्रयोग बैंक लोन देने के लिए नहीं कर सकती। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया? अब समझो भाई सेकंड टॉपिक। सेकंड टॉपिक जो आप लोगों का, उसको हम लोग कहते हैं एसएलआर। ध्यान समझना, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं एसएलआर, मतलब स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो मतलब सांविधिक तरलता अनुपात। मैं फुल फॉर्म नहीं लिख रहा हूं क्योंकि ये सारी बात हमने स्टार्टिंग में लिख करके आपको दिखा दिया था। ठीक है, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो मतलब सांविधिक तरलता अनुपात। अब ये क्या होता है भाई? देखो इसमें क्या करता है ना कि बैंक की जमा राशि का वो हिस्सा जिसको बैंक अनिवार्य रूप से कंपल्सरी फॉर्मेट में अपने पास, ध्यान रखना, अपने पास, आरबीआई के पास नहीं, अपने पास ही रखती है, उसको हम लोग कहते हैं एसएलआर, स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो। इस पैसे का भी प्रयोग ये बैंक उपभोक्ता को लोन देने के लिए नहीं कर सकता है। उपभोक्ता को ऋण देने के लिए इस पैसे का प्रयोग नहीं कर सकता, क्योंकि आरबीआई ने ये निश्चित किया कि इतना पैसा आपको अपने पास होल्ड करके रखना है। लेकिन यहां पर एक ट्रिक है। ट्रिक ये है ना भाई कि बैंकों को यहां पर ये छूट दिया गया है कि आपको ये पूरा पैसा कैश के फॉर्मेट में रखने की कोई जरूरत नहीं है। आप इसको चाहो तो गोल्ड के फॉर्मेट में रख सकते हो, चाहो तो आप इसको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्मेट में, सरकारी प्रतिभूतियों के फॉर्मेट में। सरकारी प्रतिभूतियां क्या होती है भाई? पता है ना? देखो सरकारी प्रतिभूति का मतलब ये होता है, मैं समझा भी दे रहा हूँ यहाँ पर पहले आप लोगों को। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का मतलब कि सरकारी प्रतिभूतियां वो प्रतिभूति होती हैं, वो इंस्ट्रूमेंट्स होता है जिसका प्रयोग करके जो गवर्नमेंट होती है, ध्यान समझिएगा, जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, वो मैंने गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी जारी कर दिया, ठीक है, जारी गवर्नमेंट करेगी। ये जारी करने के बाद दे देगी आरबीआई को कि भाई तुम इसको बेच करके कुछ पैसे इकट्ठा करो। देखो सरकार को भी चाहिए पैसा खर्चा करने के लिए, और सरकार की आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पा रही। सरकार ने क्या कहा कि हम एक कागज दे रहे हैं भाई, जैसे मानो हम ये लो, हमारा ये चेक बुक है, हम इस पर लिख दे रहे हैं, क्या लिख दे रहे हैं कि ये जो कागज है ये कुल 1000 रुपए के बराबर है। ठीक है, मानो हमने यहाँ पे लिख दिया कि ये कुल कागज 1000 रुपए के बराबर है, और ये कागज गवर्नमेंट फाड़ करके आरबीआई को दे दिया। अब आरबीआई इस कागज को बैंकों को बेच सकती है। भाई एक काम करो, तुम ये कागज ले लो और 4 साल बाद मेरे पास आना, या 2 साल बाद मेरे पास आना, और ये कागज दे करके मुझसे 1000 रुपए ले लेना।
ये कॉन्सेप्ट था गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का, ठीक है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सरकार जारी करती है, आरबीआई इसको बैंकों को बेचती है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पर सिंपल सी बात है इंटरेस्ट पे किया जाता है, मतलब गवर्नमेंट जो सरकार है वो उन बैंकों को कुछ ना कुछ पैसा पे करती है। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ठीक है। जैसे मानो 1000 रुपए का अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी किसी बैंक ने आज खरीदा और जब 1 साल बाद ये उसको वापस करने जाएगा तो सिंपल सी बात हो सकता है कि यहाँ पर 1500 रुपए उसको प्राप्त हो रहे हो। एक रेशियो कुछ भी हो सकता है, बट मैं एक लॉजिक दे रहा हूँ, 1500 रुपए उसको प्राप्त होते हैं। ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट होता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी 2 प्रकार की होती है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, नोट कर सकते हो यहाँ पर पहले ही। एक होता है बिल, एक होता है ये बॉन्ड। ये सारे प्रश्न पीवाईक्यू में पूछे गए कभी ना कभी, ठीक है, ध्यान देना। बिल और बॉन्ड का मतलब क्या होता है? बिल का मतलब ये होता है कि ऐसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जिनका टेन्योर या फिर जिनकी टोटल अवधि 1 वर्ष से कम हो, उसको हम लोग कहते हैं बिल। और बॉन्ड मतलब शक्तिशाली है भाई, बॉन्ड है वो, जेम्स बॉन्ड है, ठीक है, 007 है। तो बॉन्ड उन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को कहते हैं जिनकी जो अवधि है वो 1 वर्ष से क्या होती है, ज्यादा होती है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी समझ गए अब आप लोग। अब आप लोग एसएलआर पर हम लोग क्या समझ रहे थे कि एसएलआर में जो बैंक को एक टोटल लाइबिलिटी का एक हिस्सा जो अपने पास रखना पड़ता है, वो कैश के फॉर्मेट में भी रख सकती है, वो सोने के फॉर्मेट में भी रख सकती है, गोल्ड के फॉर्मेट में, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्मेट में भी रख सकती है। ये एक पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर होता है एसएलआर का, और इसी पॉइंट ऑफ व्यू से सीआरआर और एसएलआर में अंतर आता है। सीआरआर जो था वो केवल कैश के फॉर्मेट में था, यहाँ पर आरबीआई कोई भी ब्याज पे नहीं कर रही थी, तो इस पैसे पर बैंक को 1 रुपए की अतिरिक्त प्राप्ति नहीं हो रही थी। लेकिन एसएलआर में बैंक दिमाग लगाती है, बैंक कहती है भाई जब मैं यहाँ पर गोल्ड भी रख सकती हूँ, जब मैं यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी रख सकती हूँ, और मैं कैश भी रख सकती हूँ, मुझे एक बात बहुत क्लियर पता है, अगर मैं 100 रुपए का नोट रखूंगी तो कल भी वो 100 रुपए का ही नोट रहेगा। लेकिन अगर मैं 100 रुपए का गोल्ड रखूं तो संभव है कि कल वो 150 रुपए का हो जाए, या फिर संभव है कल वो 50 रुपए का हो जाए। यहाँ पर थोड़ी सी रिस्क ज्यादा है, ठीक है। इसलिए बैंक जनरली एसएलआर में गोल्ड को भी प्राथमिकता नहीं देती है। प्राथमिकता किसको देंगी? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, सरकारी प्रतिभूतियों को, क्योंकि इसमें फिक्स है कि बैंक को कितना रुपए का रिटर्न मिलने वाला है। बात समझ में आ रही है? देखो कितना सारा गेम यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्मेट में जनरली एसएलआर को रखा जाता है। लेकिन अब समस्या समझो यहाँ पर क्या है, फिर तो आप समझ के समस्या समझो। समस्या ये है मेरे भाई कि जब बैंक अपनी कैश को गवर्नमेंट को दे रही है, इसलिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज करने के लिए, उस कंडीशन में गवर्नमेंट पैसा डाल कहां पर रही है? ऑब्वियसली वो मार्केट में ही तो डाल रही है। तो जिस पर्पज से आरबीआई ने एसएलआर रखा था, क्या वो पर्पज पूरा हुआ? पैसा घूम करके कहीं ना कहीं से मार्केट में तो पहुंच ही गया। सीआरआर के केस में क्या था, कैश रिजर्व रेशियो केस में क्या था कि वो पैसा आरबीआई भी प्रयोग नहीं कर रही थी, वो पैसा आरबीआई के पास पड़ा हुआ था। लेकिन चूंकि एसएलआर में जब सरकार के पास पैसा जा रहा तो सरकार उस पैसे का प्रयोग ही करेगी ना, तो घूम फिर करके पैसा मार्केट में जा रहा है। लेकिन पॉइंट यहां पर ये है कि वो पैसा किस तरीके से जा रहा है। ये पैसा उपभोग के उद्देश्य से मार्केट में नहीं गया है, क्या समझिएगा। ये पैसा कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, उपभोग के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट में नहीं गया है। ये पैसा ऋण के फॉर्मेट में मार्केट में नहीं गया है। ये पैसा गवर्नमेंट के माध्यम से गया, मतलब गवर्नमेंट किसी न किसी प्रकार से इकोनॉमिक ग्रोथ में उसको लगा रही है। तो एसएलआर भले ही मार्केट में करेंसी के फ्लो को नियंत्रित ना कर पाए, लेकिन करेंसी के फ्लो के डायरेक्शन को नियंत्रित करती है कि किस प्रकार से वो पैसा जा रहा है। इसलिए एसएलआर की भूमिका क्या है, अपने में अच्छी हो जाती है। बातें समझ में आ रही है? देखो कितना टेक्निकल टर्म्स है, लेकिन कितने सिंपल भाषा में हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात और समझना भाई, जो एसएलआर है, अभी की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो रिव्यू स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग 18% रखने का इसको निर्णय लिया गया, ठीक है। तो जनरली 18% है, सीआरआर 4.5% है। बस ध्यान रखना, ठीक है। अब हम लोग करंट अफेयर्स में उस टॉपिक को देखेंगे आगे चलकर, ठीक है। अब समझो। अच्छा, यहाँ पर मैं एक पॉइंट और क्लियर कर दूं आप लोगों को। देखो सीआरआर और एसएलआर इन दोनों को मिला करके हम लोग रिजर्व रेशियो कहते हैं। भाई सिंपल सी बात है, सीआरआर में भी रिजर्व रेशियो टर्म आ रहा है, स्टेचुरी रिजर्व रेशियो में भी, स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो में भी आप लोग का यहाँ पर क्या है, रिजर्व रेशियो आ ही जाता है लास्ट में, ठीक है। तो सीआरआर और एसएलआर इन दोनों को मिला करके हम लोग रिजर्व रेशियो या फिर आरक्षी अनुपात कहते हैं। प्रीवियस ईयर में ये प्रश्न भी आपको देखने को मिल सकता है, जहां पर पूछा गया हो कि निम्नलिखित में से आरक्षी अनुपात में कौन कौन शामिल होते हैं, रिजर्व रेशियो में कौन कौन शामिल होते हैं। तो सीआरआर और एसएलआर इन दोनों को शामिल कर देना।
पॉइंट क्लियर है? थर्ड पॉइंट पे शिफ्ट किया जाए। थर्ड पॉइंट है ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब देखो ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है। अभी आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटी समझ लिया। अब उस गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचने और खरीदने की जो पूरा सिस्टम होता है, उसी सिस्टम को हम लोग कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन के माध्यम से जो आरबीआई है, ध्यान समझना, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को जारी किसने किया? जारी किया सरकार ने। बेच कौन रही है? बेच रही है आरबीआई। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचने और खरीदने का जो पूरा प्रोसेस होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ, बैंकों के साथ मिलकर के, वो उस पूरे सिस्टम को हम कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन, इसके माध्यम से भी मार्केट में से तरलता को, लिक्विडिटी को खत्म या फिर बढ़ाया जा सकता है। कैसे समझना, देखो मानो अगर सरकार चाह रही है कि हम मार्केट से पैसे को सोख ले, पैसे को गायब कर दे, पैसा बहुत ज्यादा हो गया मार्केट में, पैसे को गायब करना है, तो क्या करेगी? बहुत ही आकर्षक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट में बेचना स्टार्ट करेगी। यानी बहुत इंटरेस्टिंग, अगर आप आज 1000 रुपए जमा करोगे, आपको 2 साल बाद 10,000 रुपए मिलेगा। लोग कहेंगे भाई क्या दिक्कत है, 2 साल के लिए हम उसको जमा कर देते हैं, ठीक है। तो अब लोग अपने पैसे को निकाल कर सरकार को देना प्रारंभ कर देंगे, ठीक है। तो पैसा क्या होगा? अर्थव्यवस्था से गायब होना स्टार्ट हो जाता है। सिमिलर प्रोसेस है, अगर सरकार को पैसा का फ्लो बढ़ाना है तो सरकार गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बाईबैक करती है, वापस से खरीदना प्रारंभ करती है। एक काम करो भाई, तुम्हारे पास 1000 रुपए का तलाव, मैं तुमको तुरंत 2000 रुपए दे रही हूँ, तो मुझे वो सिक्योरिटी दे दो। तो बाईबैक जब कर रही है तो मार्केट में पैसे का फ्लो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब ये होता है कि जब सरकार प्रतिभूतियों को आरबीआई के माध्यम से बेच या खरीद रही है तो पूरा प्रोसेस ओपन मार्केट ऑपरेशन कहलाता है। अब देखो प्रश्न क्या बनेगा एग्जाम में। प्रश्न यहाँ पर ये बनेगा कि मानो अगर सरकार ओपन मार्केट ऑपरेशन के माध्यम से प्रतिभूतियों को, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को मार्केट में बेच रही है, तो उसका क्या असर पड़ेगा? अब देखो सिक्योरिटीज को बेच रही है, मतलब जब आप बेच रहे हो तो खरीद कौन रहा होगा? आम जनता खरीद रही होगी, मैं खरीद रहा हूं। जब मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदने जा रहा हूं तो मैं अपने वॉलेट में से क्या करूंगा? पैसे निकाल कर सरकार को दे दिया। अब मेरे पास पैसे नहीं बचे, तो मेरे पैसे गायब हो चुके हैं, मतलब मार्केट से पैसे गायब कर दिया, ठीक है। तो ये लॉजिकल, जब आप लॉजिकल रीजनिंग लगाओगे ना एग्जाम में बैठ करके, सिंपल सा ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही इजीली अटेम्प्ट हो जाएंगे। याद नहीं करना सारे ट्रिक्स कि लगे चार्ट बनाने की, सीआरआर बढ़ रहा है तो ये हो रहा है, एसएलआर बढ़ रहा है तो ये हो रहा है, ओपन मार्केट ऑपरेशन में ये, कुछ नहीं। लॉजिक लगाओ कि भाई वो होती क्या है, उसका फंक्शन क्या होता है, अपना टॉपिक समझ में आ जाएगा। अब देखो थर्ड, बैंक रेट क्या होता है भाई? बैंक रेट दरअसल, बैंक रेट का कॉन्सेप्ट अभी के लिए बहुत ही अलग हो चुके हैं, बट मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, देखिए समझिएगा। जब बैंक रेट को लेकर के आया गया था तो उसका उद्देश्य ये था कि बैंक इसके माध्यम से लंबी अवधि का, एक लॉन्ग टर्म का आरबीआई से लोन लेता था। जैसे मानो बैंक को पैसे की आवश्यकता है, ठीक है, मानो एक एचडीएफसी बैंक है, ठीक है, उसको मानो पैसे की आवश्यकता है, तो क्या करेगा? आरबीआई से पैसा लेगा, लेकिन अगर ये पैसा लॉन्ग टर्म के लिए लिया जा रहा है, ठीक है, तो हम लोग बैंक रेट पर पहले लेते थे। पहले, मैं पहले की बात बता रहा हूं, अभी ये प्रोसेस खत्म कर दिया गया, ठीक है, अभी ये प्रोसेस खत्म कर दिया गया। अब किया क्या गया इसकी जगह पर कि बैंक रेट अभी भी है, लेकिन बैंक रेट का प्रयोग हम लोग करते हैं बैंकों के ऊपर फाइन लगाने के लिए। बैंकों के ऊपर अगर हमको कोई जुर्माना लगाना, जुर्माना कब लगाएंगे भाई? जैसे मानो समझो आरबीआई ने ये निश्चित किया कि हर बैंक को 4.5% सीआरआर मेंटेन करना है, या फिर हर बैंक को 18% एसएलआर मेंटेन करना है। बैंक उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पा रही है, तो उसके ऊपर फाइन लगाया जाएगा। फाइन लगाने के लिए हम क्या करेंगे? हम बैंक रेट का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो इसके माध्यम से पैसा मार्केट से गायब और इन दोनों हो रहा है। बैंक रेट सस्ता रहा भाई, इजी है चीज़ों को करना। बैंक रेट अगर महंगा हो गया तो भाई जुर्माना ज़्यादा लग गया, ठीक है, तो पैसे गायब हो गए मार्केट से। ये दोनों सिस्टम यहाँ पर फॉलो किया जाता है, अब समझना। इसके बाद दो कॉन्सेप्ट यहाँ पर और आते हैं, ठीक है, जो कि बैंक रेट को ही प्रतिस्थापित करके ले आए गए थे। उनका नाम है रिजर्व रेपो रेट और रिजर्व रेपो रेट, ठीक है, रेपो रेट और रिजर्व रेपो रेट। अब ये क्या होता है भाई, ध्यान समझिएगा। इन दोनों को मिलाकर के हम लोग कहते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, तरलता समायोजित सुविधा, ठीक है, इसको कहा था लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। अब रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट देखो है क्या, बात बहुत क्लियर समझा रहा हूं। रेपो रेट वो ब्याज दर होता है, वो इंटरेस्ट रेट होता है जिस पर एक बैंक, ध्यान समझना, जिस पर एक बैंक आरबीआई से लोन ले सके, मतलब ऋण को ले सके। दिख रहा है ना क्लियर? रेपो रेट वो रेट है जिस रेट पर बैंक, सामान्य तौर पर बैंक क्या है? आरबीआई से एक छोटी संस्थान है, तो सामान्य तौर पर छोटी संस्थान बड़ी संस्थान से लोन ले रही है, तो रेपो रेट है, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो जब बैंक आरबीआई से लोन लेगी तो जिस रेट पर लोन लेगी, कम अवधि का, ऑब्वियसली ये सब कम अवधि के लोन होते हैं, ठीक है, कम अवधि के लेस
टाइम पीरियड के होते हैं, ठीक है, टेन्योर के होते हैं। तो जिस रेट पर दिया जाता है उसको हम लोग कहते हैं रेपो रेट, ठीक है। अब समझना इसके माध्यम से कैसे मार्केट में करेंसी फ्लो नियंत्रित हो रहा है। मानो भाई आरबीआई चाहती है कि मार्केट में पैसा क्या हो, गायब हो जाए, मार्केट में पैसा न रहे, बहुत ज्यादा पैसा हो गया, हमको मार्केट से पैसे सोखने हैं। जब मार्केट से पैसा सोखना होगा तो बैंकों के लिए लोन लेना हम क्या करेंगे, महंगा कर देंगे। भाई जब बैंकों के पास लोन लेना महंगा हो जाएगा तो बैंकों के पास पैसा बचेगा ही नहीं। जब पैसा ही इनके पास नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, मार्केट में पैसा देंगे ही नहीं किसी को भी, ठीक है, मार्केट में पैसा किसी को देंगे ही नहीं, तो लोन लेना यहाँ पर महंगा हो गया। तो रेपो रेट क्या हो रहा है कि इस प्रकार से मार्केट से करेंसी के फ्लो को नियंत्रित कर रहा है। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है भाई, रिवर्स मतलब नॉर्मल कंडीशन रिवर्स हो चुकी है। नॉर्मल कंडीशन में क्या था, एक छोटी संस्थान अर्थात एक बैंक एक बड़ी संस्थान अर्थात आरबीआई से लोन ले रहा था। रिवर्स रेपो रेट में क्या हो रहा है कि जब बैंक आरबीआई को लोन दे रहा है, ठीक है, लोन दे रहा है, ठीक है, इसको हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। नॉर्मल कंडीशन एकदम अलग हो चुकी है। तो रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है कि अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ गया, क्या समझना, अगर रिवर्स रेपो रेट की मात्रा बढ़ गई तो बैंक क्या करेगी, बैंक आरबीआई को पैसा देना प्रीफर करेगी क्योंकि यहाँ पर उसको ज्यादा इंटरेस्ट की प्राप्ति हो रही है, ठीक है। जब ज्यादा इंटरेस्ट की प्राप्ति यहाँ पर बैंक को होगी तो बैंक मार्केट में पैसा देने की जगह पर आरबीआई को देगी और इस प्रकार से मार्केट से पैसा क्या होगा, गायब हो जाएगा, ठीक है। तो जब बैंकों के लिए आरबीआई को लोन देना आकर्षक होता है उस कंडीशन में क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट ज्यादा होता है और इसके परिणाम स्वरूप मार्केट से पैसा गायब हो जाता है, तो मार्केट से हम लिक्विडिटी फ्लो को सोख लेते हैं। ये सारी बातें क्लियर हो रही है। अब समझना अगला टॉपिक है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज, सीमांत स्थायी सुविधा। सीमांत स्थायी सुविधा क्या है, ये मार्जिनल मतलब 24 घंटे के लिए सुविधा प्रदान करती है, ठीक है। तो बहुत ही स्मॉल टाइम पीरियड के लिए अगर किसी बैंक को 24 घंटे के लिए लोन लेना है तो जिस रेट पर लोन दिया जाएगा उसको हम लोग कहते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ठीक है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। बात क्लियर हो रहा है, इसे बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक है। देखो अब यहाँ पर आप लोग चाहो तो एक काम कर सकते हो, ठीक है, मैं आप लोगों को एक चार्ट बनवा रहा हूँ, आप लोग ये चार्ट बना करके मेरे साथ शेयर करना, ठीक है। देखो चार्ट है क्या, मैं भी समझने का प्रयास करो चार्ट बनाना क्या है यहाँ पर। एक तो ये आपके जितने भी मात्रात्मक उपकरण थे उनको आप लोग यहाँ पर नोट कर लीजिए, ठीक है, मात्रात्मक उपकरण जितने भी आपके थे, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, उनको नोट कर लो, ठीक है। दूसरा नोट कर लो कि मात्रात्मक उपकरण जब बढ़ रहा है तब अर्थव्यवस्था पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और मात्रात्मक उपकरण जब डाउन हो रहा है, जब घट रहा है, तब अर्थव्यवस्था पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ये आप लोगों को यहाँ पर शॉर्ट नोट्स में लिखना है, ठीक है। जैसे मानो CRR है, CRR पहले 4% था, अब 4 से बढ़ा करके 4.5% कर दिया गया, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा भाई सोचो। CRR क्या था, CRR वो करेंसी, वो टोटल लाइबिलिटी का हिस्सा था, वो टोटल पैसे का हिस्सा था जो बैंक आरबीआई के पास जमा कर रही थी, जिस पर इंटरेस्ट की प्राप्ति नहीं हो रही थी। तो अगर CRR बढ़ गया मतलब बैंकों का ज्यादा पैसा आरबीआई के पास चला गया है, अब बैंकों के पास लोन देने के लिए, मार्केट में पैसा देने के लिए कम पैसा बचा है, मतलब मार्केट से पैसा क्या हो रहा है, गायब हो रहा है। मतलब ये एक प्रकार की संकुचनकारी नीति है, कॉन्ट्रैक्शनरी नीति है, ठीक है। ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर नोट करो, ठीक है। तो ऐसा एक चार्ट बनाओ खुद से प्रिपेयर करके, थोड़ा सा चीजों को पढ़ो समझो। मैंने ये पूरा टॉपिक आप लोगों को बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास किया। अब यहाँ पर कुछ टेक्निकल टर्म्स और बचते हैं जिन पर एग्जाम में प्रश्न पूछता है, जैसे कि एक टर्म बचता है, आप लोग इस टर्म को भी समझने का प्रयास कर सकते हो, उसको हम लोग कहते हैं लिक्विडिटी ट्रैप। देखो जब लिक्विडिटी ट्रैप की कंडीशन होती है ना, उसी कंडीशन में हम लोग को मात्रात्मक उपकरण, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स की जगह पर क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट पर शिफ्ट करना पड़ता है। जैसे मानो आरबीआई चाहती है, केंद्रीय बैंक चाहती है कि मार्केट में जो करेंसी का फ्लो है वो बढ़ जाए, ठीक है। अब इसके लिए आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने इसके लिए CRR की मात्रा क्या कर दी, कम कर दी। इसके लिए आरबीआई ने क्या किया, SLR की मात्रा क्या कर दिया, कम कर दिया। इसके लिए आरबीआई ने क्या किया, बैंक रेट की मात्रा कम कर दी, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सब इसके अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हैं क्योंकि हमको मार्केट में फ्लो को बढ़ाना है। लेकिन जो बैंक है वो सुन ही नहीं रही, वो करेगी तुम बढ़ाओ ना, हमको क्या मतलब है, हम जमा कर देंगे, हम कैश रिजर्व रेशियो कम रखें, अपने पास पैसा रखे रहेंगे, हम नहीं जमा करेंगे वहां पर, हम SLR भी कम रखें लेकिन हम किसी को लोन नहीं देंगे। तो केंद्रीय बैंक या फिर सरकार की जो पॉलिसी है उस पॉलिसी को जनता तक पहुंचाने में बैंक अपनी भूमिका नहीं निभा रही है। तो उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं कि तरलता संजाल की कंडीशन हो चुकी है, लिक्विडिटी ट्रैप हो चुका, मतलब पैसा है, बैंकों के पास पैसा अवेलेबल है,
बट वो पैसा मार्केट में नहीं पहुंच पा रहा है। तरलता संजाल की कंडीशन हो गई। इस कंडीशन में आरबीआई या फिर सरकार कुछ डिसीजन लेती है। डिसीजन कैसे होते हैं, जैसे कि आरबीआई भाई नैतिक जिम्मेदारियों का बोध कराती है बैंकों को कि भाई समझो, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी बैंकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप हमारी पॉलिसी को जनता तक पहुंचाओ। इसके अलावा बहुत सारे अन्य इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे कि आपने देखा क्या कि नॉन ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स आपने देखा कि भाई हेलीकॉप्टर हुबर कर ले रहे हैं, पैसा हम बहुत तेजी से सोख ले रहे हैं, डिमोनेटाइजेशन कर दे रहे हैं, हम हेलीकॉप्टर ड्रॉप कर रहे हैं, मनी का करेंसी का प्रिंटिंग बढ़ा दे रहे हैं, ठीक, ताकि मार्केट में पैसा पहुंचे लोगों तक किसी प्रकार से। तो ऐसे कुछ सिस्टम्स यहाँ पर फॉलो किए जाते हैं लिक्विडिटी ट्रैप से बचने के लिए, ठीक है। तो प्रश्न क्या पूछेगा, लिक्विडिटी ट्रैप क्या है? लिक्विडिटी ट्रैप ये है कि जब पैसा बैंकिंग व्यवस्था में होता है लेकिन उपभोक्ता तक नहीं पहुंच पाता है, उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं लिक्विडिटी ट्रैप की कंडीशन। आई होप कि पूरी टॉपिक आप लोगों को यहाँ पर समझ में आया होगा। अब मैं आप लोगों को करंट अफेयर्स का जो टॉपिक था, जिस टॉपिक के लिए इतनी पूरी ये गाथा सुनाई गई है, ठीक है, द सागा ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी बाय रमन सर, ठीक है, ये जो कहानी आप लोगों को सुनाया गया है, इस टॉपिक को समझ लेते हैं, ठीक है। टॉपिक क्या कह रहा है भाई कि मौद्रिक पॉलिसी अभी जारी किया गया, किसके द्वारा जारी किया गया, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। इसका अध्यक्ष कौन होगा, तो आरबीआई के गवर्नर कौन, शक्तिकांत साहब यहाँ पर इसके गवर्नर हैं, ठीक है। सारी बात हमने पढ़ लिया ऑलरेडी। इसमें कहा गया लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी की बात करा, तो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या होती है भाई, सोचो, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को हम लोग लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कहते हैं। तो क्या कह रहा है यहाँ पर कि एमपीसी द्वारा जारी इस मौद्रिक नीति वक्तव्य के तहत यह निर्णय लिया गया कि जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी मतलब रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट है, उसके तहत देखो रेपो दर को पूर्व के स्तर पर अपरिवर्तित रखा जाएगा। आपको ये परसेंटेज याद नहीं करना है, आप कॉन्सेप्ट पर जाओ कि रेपो रेट बढ़ेगा तो क्या असर पड़ेगा, रेपो रेट डाउन होगा तो क्या असर होगा, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या होती है, रिजर्व रेशियो क्या होते हैं, पॉइंट इस पर फोकस करो, ठीक है। कह रहा कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की दर इतनी रखी गई है, बैंक रेट की दर इतनी रखी गई है, सीआरआर की दर 4.5%, एसएलआर की दर 18%। ये सारे टॉपिक हमने पढ़ लिए, सीआरआर क्या है, एसएलआर क्या है, क्या चीजें हैं, कैसे हैं, ये सब टॉपिक ध्यान रखना भाई, बहुत बहुत ध्यान से समझा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप टॉपिक को समझो अच्छे से, ठीक है। अब अगला टॉपिक देखो, अगला टॉपिक है एक बहुत ही बेसिक पॉइंट यहाँ पर दिया गया। टॉपिक क्या कह रहा है कि ग्लोबल फाइनेंस एक रिपोर्ट जारी करता है, उस रिपोर्ट में क्या करता है, जितने भी सेंट्रल बैंकर्स हैं, बैंकों के अध्यक्ष सभी देशों के, उनकी एक रैंकिंग देता है। तो भारत के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास, उनको लगातार दूसरी बार A+ रेटिंग में शामिल किया गया है। दूसरी बार भारत के गवर्नर शक्तिकांत दास जी को A+ रेटिंग में शामिल किया गया। ये भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छा सूचक है। प्लस यहाँ पर एक बात और कह रहा है कि इनके साथ साथ डेनमार्क के और स्विट्जरलैंड के, इन दोनों के भी गवर्नर को A+ रेटिंग इस बार दिया गया है, ठीक है। बात क्लियर रहेगा। आई होप कि पूरा टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। क्या इकोनॉमिक्स का ये जो भूत था, ये भूत भागने का प्रयास मैंने जो किया वो सफल रहा कि नहीं सफल रहा? अगर नहीं सफल रहा तो भी बताइए, इसलिए बताइए कि ताकि मैं कुछ दूसरे अप्रोच पर काम कर सकूं, मैं पूरे टॉपिक्स को दूसरे वे में समझाने का प्रयास कर सकूं। देखो अभी मैंने क्या किया, मैंने जितने भी टेक्निकल टर्म्स उसको बहुत ही आम भाषा में, मैं भी चाहता बहुत टेक्निकल टर्म्स का प्रयोग करते हुए, बहुत ऐसे लंबे लंबे इंग्लिश टर्म्स का प्रयोग करते हुए आपको समझा सकता था, बट मुझे पता कि वो कंटेंट डिलीवरी आप तक नहीं होगी, आप तक वो बातें नहीं पहुंचेंगी। इसी बात को सुनिश्चित करने के लिए मैंने इसको जनरल भाषा में, लेमन मेथड के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। अब देखो इकोनॉमिक्स का आपका ये टॉपिक हो गया। इसके बाद मैं क्या करूंगा कि इकोनॉमिक्स की आप लोगों की एक करंट अफेयर्स का टॉपिक और कराने वाला हूं। उस टॉपिक का नाम है राजकोषीय नीति, फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी बेहद इंपॉर्टेंट सेक्शन है इकोनॉमिक्स का। उसको भी मैं क्या करूंगा, स्टैटिक पोर्शन से लिंक करूंगा पहले, और फिर हम लोग करंट अफेयर्स उस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, ताकि वो हमारा पूरी सीरीज कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स के जो मेजर स्टैटिक पोर्शन थे, जिसकी डिमांड आप लोग लगातार कर रहे थे कि सर ये टॉपिक पढ़ा दो, ये टॉपिक समझा दो, समझ में नहीं आ रहा है, अब समझ में आएगा। इस क्लास के बाद मैं आप लोगों को एक क्वेश्चंस का एक सेट प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन एक बैंक दे दूंगा आप लोगों को, ठीक है। उसमें 15-20 क्वेश्चंस होंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, केवल इस टॉपिक से रिलेटेड, जो कि प्रीवियस ईयर में किसी ना किसी आयोग के द्वारा पूछे गए हैं। उन प्रश्नों की एक बार प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिएगा। उसकी लिंक मैं आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आप लोग वहां से डाउनलोड करके उसको प्रिंट करके प्रैक्टिस कर सको। तो ये सारे काम आप लोगों को पैरेलली यहाँ पर करने हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ से मैं आप लोगों से विराम लूंगा, और उम्मीद करूंगा कि आप लोग क्लास के कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक, अपना रिव्यू जरूर शेयर करेंगे। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।